जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब हमारा जो आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको समझने से पहले टेंस सारे आपके मन में पूरी तरह से विद्यमान होना चाहिए। टेंस जो आपके पास है, टेंस में आपने सारी चीजें देख ली, किस प्रकार से टेंसेस चेंज होते हैं, है ना। आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनते हैं। 12 टेंस में किस प्रकार से वर्ब अपना रोल प्ले करती है ना, वर्ब ही करती है रोल प्ले। अब उसी प्रकार से हम यहां पे एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे। आखिर क्या होता है एक्टिव और पैसिव, ये देखते हैं। एक्टिव यानी यहां पे सब्जेक्ट इज एक्टिव, सब्जेक्ट इज एक्टिव, यानी जनरली किसी चीज को बनाने का काम तो वैसे वर्ब करती है, इसका रोल प्ले कौन करता है, वर्ब। पर वर्ब जब इस प्रकार की हो कि जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय होता है। जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर कौन एक्टिव है, राम। सारा जो दारोमदार किसके ऊपर है, राम के ऊपर। राम क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर कौन काम है, राम। करता कौन है, राम। एक्टिव कौन है, राम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां जो प्ले है, वर्ब जो प्लेस लिखा हुआ, ये कौन से में कहलाएगी, एक्टिव में कहलाएगी। पैसिव वॉइस, इस पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज पैसिव, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि इसका बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, यानी क्रिकेट जो है वो राम के द्वारा खेला गया। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है सर, राम क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट राम के द्वारा खेला गया, तो फिर क्यों बनाते हैं ऐसा, आखिर क्या जरूरत पड़ रही है एक्टिव पैसिव बनाने की, बताइए। कारण क्या है, एक्टिव पैसिव क्यों बना। इसका मुख्य कारण है कि आपके ऑब्जेक्ट को इंप्रेसिव बनाने के लिए। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है सर, मयूर जी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, है ना, अर्जुन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, टीना क्रिकेट नहीं खेल रही, राम क्रिकेट खेलता है, मतलब राम के ऊपर पूरा दौरान। अब उसके बाद यहां पे क्या लिखा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट राम के द्वारा खेला, क्रिकेट खेला गया राम के द्वारा, क्रिकेट खेला गया। हॉकी नहीं खेला सर उसने, ना ही उसने फुटबॉल खेला, ना ही उसने चेस खेला, यानी यहां पर क्या हुआ, जोर दिया गया। धोनी इज प्लेड बाय, सॉरी धोनी क्या, क्रिकेट इज प्लेड बाय धोनी, क्रिकेट खेला गया धोनी के द्वारा। अब कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है धोनी एक दिन फुटबॉल खेल ले, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय धोनी, यानी आपने जोर दे दिया, अरे धोनी तो रोज क्रिकेट खेलता है, पर अब क्या खेला उसने, फुटबॉल। अगर यहां लिखते अपन कि धोनी प्लेस फुटबॉल, तो फिर यहां पे धोनी फुटबॉल खेलता है, वाक्य में उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि फुटबॉल कौन खेलता है, धोनी तो नहीं खेलता है। पर यहां पे लिखा धोनी इज प्लेड, सॉरी फुटबॉल इज प्लेड बाय धोनी, तो यहां पर क्या हुआ, जोर दे दिया कि फुटबॉल कौन खेल रहा है, धोनी खेल रहा है। धोनी जब भी खेलता नहीं है, पर अब क्या कर रहा है, एक दिन खेल रहा है वो। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, आपके पास ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया। ठीक है, यानी कुल मिला के भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, भाषा को इंप्रेसिव बनाने के लिए। जैसे कि एक वाक्य और देखते हैं, है ना? कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। पहले हम क्यों आखिर है, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा सर, किसने मारा, राम ने। हु किल्ड, राम किल्ड, राम ने मारा, राम के अलावा और किसी ने नहीं मारा। हनुमान जी ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण जी ने नहीं मारा, और किसी ने नहीं मारा। किसने मारा, राम ने रावण को मारा। अब यहां पे रावण वाज किल्ड बाय राम, यानी रावण जो है वो राम के द्वारा मारा गया। कौन मारा गया,
रावण मारा गया राम के द्वारा, यानी अपन बोलेंगे रावण वाज किल्ड बाय राम, तो यहां पर पूरा तो क्या, रावण मारा गया, रावण मारा। अब यहां पे राम थोड़ा छोटा पड़ गया है ना, अपन बोलेंगे ना, यहां पे कौन छोटा पड़ गया, राम छोटे पड़ गए। पहले में कौन थे, राम बड़े थे, राम ने रावण को मार दिया। देखो इस सेंटेंस को बोलूंगा आज की तारीख में, जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए कि कोई एक आतंकवादी है, थोड़ी सी देर के लिए हम एक टेररिस्ट को बोल देते हैं, ठीक है, किसी भी टेररिस्ट का एक नाम ले लेते हैं, है ना, अजमल आमिर कसाब था ही था वो तो टेररिस्ट, उसका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, पुलिस ने अजमल आमिर कसाब को मार गिराया, तो अब यहां पे क्या हुआ, पुलिस ने अजमल आमिर कासिब को गिराया, ये ठीक था। और इसी को बोला जाए, अब हेडलाइन सर ये नहीं आएगी एग्जाम में, अजमल आमिर कसाब मारा गया ऐसा आएगा, बाय द पुलिस तो लिखते ही नहीं अपन तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो यहां पर क्या होगा, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो यहां पर क्या हुआ, चीजों को लेके क्या हुआ, किसको इम्प्लीमेंट, रावण वाज किल्ड। अब यहां पे बाय राम लिखो ना लिखो, लोग ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया, ये हो गया, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मार दिया, अब रावण छोटा पड़ गया यहां पे। तो कुल मिला के क्या होता है, किसी सब्जेक्ट को प्रभावी बनाने के लिए, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए हम इस प्रकार से, चोर पकड़ा गया, कौन सा चोर, और जो कल यहाँ पे है ना गली में बहुत सारे 2-4 बार चोर कर दिए, एक बच्चा था छोटा सा यहाँ पे किराना के स्टोर पे 2-4 चुरा गया, अब उसके बाद हेडलाइन आता है चोर पकड़ा गया, बाय द पुलिस ऐसा कोई मतलब ही नहीं, चोर पकड़ा गया, तो अपने को लगता है चोर पकड़ा गया, कल तो चोरी कर रहा था इतनी, तो इस प्रकार से। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने किस प्रकार से सब्जेक्ट को एक्टिव, है ना, तो हम भाषा को प्रभावी बनाने के लिए कई बार पैसिव का प्रयोग करते हैं, और जब आप बुक रीडिंग करोगे तो वहां पर इस प्रकार का दिखा जाता है। कई बार इज एम आर के बाद आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म मिलेगा, कई बार बुक में मिलता ही है, और इज एम आर के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म मिलना मतलब पैसिव वॉइस कहा गया। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कार्य ऑब्जेक्ट से करवाया गया, तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए उसको, ठीक है, नहीं तो हम उल्टा पढ़ते हैं फिर, ठीक। अब हम पढ़ते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले यहां पर एक जनरल फार्मूला लिखूंगा मैं, है ना, सब कुछ लगभग आपके पास लिखा होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, ये इंट्रोगेटिव भी हो सकता है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ये डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव भी हो सकता है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। मतलब कुल मिला के जनरल फार्मूला तो यही रहता है किसी भी एक्टिव वॉइस का, यही रहता है। अब इसको बनाना है पैसिव वॉइस, तो क्या बनाएगा पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस बस, यहां पे मेन वर्ब को कुछ बोलना ही नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया पूरी तरह से। ये आपका जनरल फार्मूला होता है सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर सकते हैं, नेगेटिव की बात कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव की बात कर सकते हैं। सेंटेंस देखो मैं फिर बता रहा हूं, आपके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश में आपने टेंस पढ़ा, सेंटेंस पढ़े, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो वही सारे सेंटेंस का हमको सब कुछ करना है, इनका भी वही करना पड़ेगा भाई। जो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे बनेगा, वो वाला। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब कुछ चीजें बदलाव होगी, जब यहां पे सब्जेक्ट राम है तो राम उधर चला जाएगा तो राम तो बदलेगा नहीं, पर सब्जेक्ट आपका, अच्छा सब्जेक्ट कैसे बनता है, देखो सब कुछ चीजें क्लियर है आपका, टेंस अगर आपने पढ़ा है तो व्हाट इज सब्जेक्ट, बताइए सर, सब्जेक्ट क्या क्या होता है, जो करता होता है ना, हाँ, कार्य करने वाला क्या क्या हो सकता है, नाउन, नाउन होगा, नाउन होगा, पर नाउन जब होगी तो वो नाउन तो बदलती नहीं है ना। नाउन अगर आपका नाम आ गया,
तो वो बदलेगा थोड़ी ना क्या, परंतु प्रोनाउन होता है वो बदलता है। और प्रोनाउन में वो केस क्या हो जाता है, अगर ही सब्जेक्ट में है तो जब वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम। और ये चार्ट ऑलरेडी हम पहली बार टेंस में पढ़ चुके हैं, है ना। इसको कोई, हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है ना। ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। शी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। और आई का क्या बन जाएगा, मी। वी का, यू का यू ही रहेगा। और दे का देम। ये चीजें बदल जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जब सब एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज जा रहे हैं तो आपने देखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ होता नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। तो जब वो पैसिव वाइज बनेगी तो वो हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे। तो एक चार्ट है छोटा सा, ऑलरेडी आपके पास आपकी हार्ड कॉपी में बना हुआ है, बस उसको एक बार आंखों में उतार लीजिए। जब भी इस चार्ट को लिखूं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये चार्ट इस प्रकार से है। ये 1 2 3 4, ये सारे प्रेजेंट के हो गए, ये सारे पास्ट के हो गए, ये फ्यूचर के। समझ पा रहे हो नहीं, चार्ट एक बार समझ जाते हैं। ये है आपका प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर, है ना, सिंपल। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ये क्या है, इंडेफिनिट। इसको सिंपल भी बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस, इनको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं हम, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसकी पैसिव वाइज नहीं बनती है, इसकी भी नहीं बनती है, इसकी भी नहीं बनती है, इसकी भी नहीं बनती। तो इन चार की तो पैसिव वाइज नहीं बनती। अब क्या होता है, जो भी एक्टिव वाइज में सेंटेंस होगा उन सब की क्या बनेगी, पैसिव वाइज बनेगी। तो ये पैसिव वाइज में, इसमें अब जरूरत किसकी पड़ेगी, केवल हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि पूरे सारे पैसिव वाइज में वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी, अपने थर्ड फॉर्म में। तो बात ही खत्म। अब कौन सी चीज बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ एक और बनेगी बी, यानी पूरा काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी। जहां पर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी वहां पर बी आएगा। अब बी कैसे रूप में आएगा वो देखते हैं। यहां देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा अपनी हेल्पिंग वर्ब कहां से ले लेगा, ये हेल्पिंग वर्ब मूवमेंट देख लो आप बोले, हेल्पिंग वर्ब मूवमेंट, ठीक है। क्या हो रहा है, क्योंकि जब राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट, तो जब वो क्रिकेट राम के द्वारा खेला गया है, तो जब वो अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा तो कहां से लेके आएगा, कंटिन्यूस वाले से। कंटिन्यूस में क्या होती है, इज एम आर, वो इज एम आर यहां ले आएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पास्ट वाला कहां से लेके आ जाएगा, बस ही बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए इसको लेना पड़ रही है, ठीक है। उसके पास, सबके पास हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जब सबके पास हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पास उस मेन टेंस का प्रभाव छोड़ने के लिए एक नई हेल्पिंग वर्ब अपना इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो है बी, क्योंकि वर्ब अपने किस फॉर्म में हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। परंतु यहां पर ऑलरेडी वर्ब अपने मूल रूप में किस फॉर्म में रहती है, फर्स्ट फॉर्म में। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बी प्लस वर्ब थर्ड। वो विल शेल तो है ही है, उनको तो बदल नहीं सकते, अब तो यहां तो है ही है, वो विल शेल तो है ही है ना। यहां पर ऑलरेडी कौन आ जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर भी वही बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये बीइंग क्या कर रही है, ये इस कंटिन्यूस का प्रभाव रख रही है ना। भाई कंटिन्यूस का प्रभाव रखने के लिए कोई तो आईएनजी होगा। भाई कोई भी चीज कंटिन्यूस में चल रही है तो उसका प्रभाव कौन बताएगा, आईएनजी। तो आईएनजी, अब आपने मेन वर्ब को तो किस में कर दिया, थर्ड फॉर्म में कर दिया, तो उसका प्रभाव कौन रखेगा, फिर बी रखेगा, आएगा बी, बेचारा आया उसने बीइंग की। यहां पर ऑलरेडी वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहती है, परंतु फिर भी उसको किसको आना पड़ता है, अरे हेजेव तो है ही है, बिन, बिन रहेगा, यहां पे भी कौन रहेगा, बिन, और यहां पे भी बिन, ठीक है।
वर्ब थर्ड तो है ही अपने पास। बस ये टेंस वाली सारी पैसिव वॉइस खत्म हो जाती है और मॉडल्स की सारी पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू दिस प्रकार से बनती है। मॉडल्स की जो पैसिव वॉइस है वो किसके हिसाब से बनती है? फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से बनती है। क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सबका उपयोग आप वर्ब के बाद उसके बाद थर्ड फॉर्म में, मतलब उसका फर्स्ट फॉर्म में लगाते हो आप। क्या क्या है मॉडल्स? क्या होती है? जैसे कि आपके पास सबसे पहले होगी माना कि कैन, कैन का हो गया कुड, मे का हो गया माइट। ये मॉडल्स, इसके जस्ट बाद हम नरेशन के बाद मॉडल्स पढ़ेंगे, है ना। मे का हो गया माइट, उसके बाद शेल, ये शेल भी मॉडल्स ही होती है सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेल क्या होती है? मॉडल्स। मैं जब बताऊंगा तब बताऊंगा। आपकी 13 मॉडल वर्ब होती है। कितनी होती है? 13। शेल का क्या हो जाएगा? ठीक है। विल का वुड, फिर मस्ट, ठीक है। डेयर होता है, नीड होता है ना। डेयर, नीड, यूज्ड टू, कितनी हो गई है? गिनो देखें। आउट टू, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हो गई। ये 13 मॉडल अपने को पढ़ना है ना। और कब पढ़ेंगे इसको? नरेशन के बाद, ठीक है। कोर्स जितना भी आप पढ़े सर एक ही बार में उसको आत्मसात कर ले। ऐसा नहीं करें कि अब उसके बाद फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपका पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में करने के लिए दे दिए हैं, ठीक है। ये पूरा जो चार्ट है आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपके पास जो भी चीज एडिशनल में लिखवाता हूं तो डेफिनेटली आप उसको अपने इसमें कॉपी में ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये कितनी हेल्प मॉडल्स होती है? मॉडल। और ये सभी के बाद क्या होता है? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आता है कि नहीं आता है? परंतु तो इसका मतलब होता है विल शेल के बाद भी आता है, ठीक है। और यही सारे जो विल शेल का जो पैसिव वॉइस बनती है वैसी मॉडल की पैसिव वॉइस बनती है। तो इन माय ओपिनियन यहां तक आपके पास सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम इनके 4 5 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये है आपका रूल नंबर 1, मान लीजिए इसको, है ना। वैसे इसमें क्या लिखा है? रूल नंबर 1 नहीं लिखा है। चलो इसको रूल नंबर 1 मत मानिए, हाँ है वैसे कॉमन रूल। रूल नंबर 1 लिखा है क्या? कॉमन रूल। कॉमन रूल में 3 सेंटेंस आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। कर दूं? रब कर दूं? चलिए तो ज्योति मैडम आज सर कहाँ रह गए? अच्छा अच्छा। चलो अब हम बात करते हैं यहां पे जितने भी कॉमन, ये सब कॉमन थी बातें। अब जैसे पहला सेंटेंस है राम राइट से लेटर, आपके पास लिखा हुआ है, मैं ज्यादा नहीं, राम राइट से लेटर। देखो सबसे पहली बात तो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड आउट। राम क्या है? राइट्स वर्ब है। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? राम एक पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? एक पत्र। तो इसका पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक पत्र, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। चलिए बताइए, हाँ बताइए इसका टेंस क्या है? राम राइट से लेटर, हाँ इसका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहेती है, फर्स्ट वाला। अब ये तो हिंदी में मैंने बोल दिया, वहां अंग्रेजी में कोई बोलेगा नहीं वहां पे। तो आपको सर ध्यान रखना है जिसमें भी क्रिया में एस या यस हो या सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर वर्ब आ रही हो तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्योंकि हिंदी तो ठीक है परंतु अंग्रेजी में अपने को पहचान आना चाहिए। तो राम राइट से लेटर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसी का भी हो, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। अब ए लेटर के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे, अभी जस्ट एक बनाया था मैंने, ये है ना, ये पड़ोसी से, ये यहां से ले आएगा। और वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज। टेंस हमारा कंप्लीट होना चाहिए। यदि यहां पूछेंगे इज किसके साथ लगेगा, नेम किसके साथ लगेगा, तो फिर हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। हर एक सीढ़ी है, सीढ़ी के बाद सीढ़ी चलेंगे अपन। तो ए लेटर इज, और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है, बाय राम। मुझे जहां तक लगता है कि आपके पास समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस लिख रखा है, ही डिड हिज वर्क। ही डिड हिज वर्क, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हिज वर्क इज दिस वर्क। देखो देखो मैं लिख लेता हूं, ही डिड हिज वर्क। चलिए, तो आप बताइए, नीतू बताइए, आप ये कौन से टेंस का वाक्य है? अरे कई बार दिस वर्क, उसने उसका काम किया, उसने वह काम किया, कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क नहीं। देखो एक बात बताओ, हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, आप उससे पूछिए ही डिड दिस वर्क, उसने वह काम किया। उसने क्या किया, वह काम, है ना। ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या से प्रश्न लगाइए। कभी भी ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से क्या लगाकर एक प्रश्न पूछिए। वह मंदसौर गया, वह कहां गया, कैसे गया, इस प्रकार से जब जवाब देंगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ही दिस वर्क। अब आपको पता है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी, यहां से। यहां पे क्या होती है, वाज वर्क, टेंस में वाज वर्क होती है। तो दिस वर्क डन बाय हिम, हो गया खत्म का। ठीक है, अगला है ही इज सेंडिंग ए मैसेज। तो क्या होगा, ए मैसेज इज बीइंग सेंट बाय। अब देखो, कभी कभी परीक्षा, बस परीक्षा 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 होती है सर। अब यहां पे लिख देता वो बी, बीन, बीइंग, या एक और लिख देता वो माना कि नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा, बीइंग आएगा। ठीक है, अगर लगाना है तो, क्योंकि अगर यहां पे लगा देता है वो कि नो, कुछ भी नहीं लगाना है तो भी संभव है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है ना। ए मैसेज इज सेंट बाय हिम, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, परंतु वो बोलता है लगाना ही है, तो लगाना है तो क्या लगाएंगे आप, बीइंग। इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें जब आप टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन अगर सारे पढ़ लिए तो कहीं पर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब मैं कुछ 2-4 सेंटेंस देता हूं रूल नंबर 2 के जाने से पहले। ठीक है, चलिए। मैं तो कहता हूं जो आपके पास कॉपी मिली है ना उसी के ऊपर लिख लीजिए। कहां रफ में, तो फिर रफ में रह जाएंगे वो। आपकी दुनिया केवल ये पन्ना है ना। घर से इस पे एक पेंचिंग और लगा ही लेते। स्टेपलर मंगवाए नहीं, एक ही लगी हुई है तो एक से क्या होता, थोड़ा ठीक हो रहा है। नहीं, उसी के आगे मैं बताऊं कहां लिखेंगे सेंटेंस। जब रूल नंबर 1 कॉमन रूल लिखा हुआ है ना, तो कॉमन रूल में कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं, 3। मैं 1-2 सेंटेंस और दूंगा, ऊपर टिका देना। अपनी दुनिया यही रहेगी, क्योंकि उस दुनिया को ढूंढने कहां जाएंगे अपन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपसे सही हो गए तो ठीक, गलत हो गए तो रिवाइज के लिए तो अपने पास सेंटेंस ही नहीं बचे।
डिड यू डू योर वर्क, ठीक है। चलो, ये 5 सेंटेंस सिंपल से। वैसे चिंता ना करें, आपको प्रैक्टिस के लिए 45 सेंटेंस दूंगा मैं लिखने के लिए। कितने सेंटेंस? 45, है ना। एरर दूंगा 10, फिर ऑब्जेक्टिव दूंगा। चलिए, डिड यू डू योर वर्क। देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पैसिव वाइज भी अफर्मेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा, जैसा है वैसा वैसा बनेगा। आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। देखिए, अभी अपना ज्यादा आपके पचीदा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक सेंटेंस आएगा और उसके 4 ऑप्शन आएंगे, पर आपको इस प्रकार से बनाना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ जाए तो आप पहचान तो पाए उस चीज को। क्योंकि हमें सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। ऐसा नहीं तो है नहीं कि अपने पास परीक्षा में एक 10वीं में एक क्वेश्चन आएगा ना, उसको करना है उसके साथ। तो डिड यू डू योर वर्क, चलिए बताइए अर्जुन जी, ये कौन से टेंस का वाक्य है? चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। मयूर जी आप बताइए। हाँ, है ना, पास्ट इंडेफिनेट और इंट्रोगेटिव है। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? डीड आया है, डीड डू या डज होता। देखो, अपना टेंस को रिवाइज, मैं एक बात बताऊं, व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूं कि भाई आप टेंस के अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा। हमने टेस्ट भी देख दिए, आप टेस्ट भी लेके आइएगा। कल मेरे पास सर का, देवेंद्र सर का फोन आया कि सर आपके टेंस वाले पेपर को मैंने 5 बार लगा लिया और उनके 5 सेंटेंस में प्रॉब्लम थी। तो मैं उस समय कुछ वर्क कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि वो बोले कि सर मुझे कुछ पूछना है। मैंने कहा अभी तो मैं बिजी हूँ, फिर मैं बताऊँ। फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद जब मैं स्कूल से आ रहा था तो अकेला ही था, कार ड्राइव कर रहा था, तो मैंने बोला कि अब बताइए। तो उन्होंने उसी समय 5 सेंटेंस मेरे से पूछे कि सर इसमें मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। मन को नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। और वो 5 सेंटेंस उन्होंने दिए। तो लगभग उनके टेंस कंप्लीट हो गए। आपको भी सर एक चैप्टर को इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। अगर हम इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो डिड, डू या, देखिए आपको ये डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब डिड कहां दिखती है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नहीं दिखती है। मेरे को तो नहीं दिखी। डू या डज दिखता है। उसके बाद डिड किस में दिखता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? डिड यू डू योर वर्क। क्या तुम्हारा काम क्या तुमने तुम्हारा काम किया? हिंदी अगर इसका करेंगे तो क्या हुआ? क्या तुमने तुम्हारा काम किया? तो क्या तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा किया गया? ऐसा ही होगा ना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? योर वर्क।
तो योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप सेंटेंस लिखेंगे यहां पे योर वर्क, योर वर्क लिख दिया। परंतु इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी? पास वाले से, और वो क्या होती है? वाज या वर्क। तो योर वर्क मतलब तुम्हारा काम, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजों पे। योर वर्क मतलब तुम्हारा काम, तुम्हारा काम तो एक ही है ना, तो क्या होगा? वाज। तो ये सबसे पहले वाज आएगा, तो वाज योर वर्क। क्रिया क्या है? डू। डू का क्या हो जाएगा? डन बाय यू। ये कितनों का सही है? 1 2 3 4। इधर वर्स कर दिया, ठीक है। यूअर के कारण कर दिया आपने, आपका पूरा कंसंट्रेशन यूअर के ऊपर है कि यू होता है। ना ना ना, बात समझ में आई? प्रैक्टिस करना, खूब सारे सेंटेंस दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए। देखो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ाने में क्या है, मैं आपको 2 घंटे की क्लास पढ़ा के ना खत्म हो जाएगा, पर उसके बाद 10 घंटे की आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। उसके बाद है हैज ही रिटर्न ए लेटर। चलिए बताइए, हाँ आप बताइए, ज्योति मैडम आप बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज ही रिटर्न लेटर का मतलब होता है क्या वह एक पत्र लिख चुका है, क्या वह एक पत्र लिख चुका है, ठीक है। तो उसने क्या होता है, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है पैसिव वॉइस तो यही होना चाहिए। तो क्या होगा? ए लेटर आगे आएगा, तो ए लेटर यहां पे हो गया आपके पास। और ए लेटर का कारण क्या हो जाएगा? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। हैज, हैज अ लेटर बीन। ये यहां आ गई, आ गया ना समझ में? हैज ए लेटर बीन रिटर्न बाय हिम, और ये इंट्रोगेटिव, ठीक है। परीक्षा में कुछ नहीं होता सर, ये यहां पे होता है और आपसे बोलते हैं कुछ लगाओ, अब हम कुछ भी नहीं लगाते ठीक है। तो क्या होगा यहां पे? बिन, ठीक है। बात समझ पाए? कितनों का ये सही है? लगभग ठीक ठाक आ रहा है। जिनका नहीं सही है टेंशन मत लीजिएगा, अब सही होना शुरू हो जाएंगे। नहीं आता है तभी तो। अब उसके बाद ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ये तो साधारण है। बताइए ये कौन से टेंस का वाक्य है? आप बताइए। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, देखो आपको मेहनत, बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी सर। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ एनी सक्सेस। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए सर। कोई लक चलेगा, कोई नोट्स मिलेगा, उसके बाद कुछ होगा, आपको खुद को सेल्फ बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो यह है फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? इज, क्या विल है ना, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट विल नॉट बी, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय हिम, ठीक है। सॉरी, ये आया समझ में? क्यों, कहां, कैसे, है ना। इसीलिए मैंने आपको सब्जेक्ट में सेंटेंस बनाने के लिए आपका टेस्ट दूंगा, ठीक है। 40-45 सेंटेंस आपको बनाना है ना। अगला है आई एम राइटिंग ए लेटर। तो सिंपल सी बात है, ए लेटर, यहां क्या आ जाएगा आगे? ए लेटर। जैसे कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं? एक पत्र लिख रहा हूं, तो ए लेटर। ए लेटर के साथ क्या आएगा? इज, और इसके साथ क्या आएगा? बीइंग, है ना। ए लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय मी, ठीक है। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हो, आपके द्वारा क्या खेला गया, यही होगा। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि वोट क्या करता है? वोट तो ऑब्जेक्ट ढूंढने का ही काम करता है, और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो प्रश्नवाचक ही, तो क्या होगा? वोट
वोट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी? पास वाले से। तो पास वाला क्या रहता है? इज एम आर। तो वोट इज प्लेड बाय यू, आपके द्वारा क्या खेला गया है, वोट इज प्लेड बाय यू, है ना। ये लगभग आपके 4-5 सेंटेंस बन गए, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा पैसिव वॉइस हाउ टू मेक, है ना। चिंता बिल्कुल मत करिए, अभी तो ये एक टाइप है, ऐसे 7-8 टाइप हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसका एक पेपर लेंगे, पेपर का फिर पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, तब जाके मेरी तरफ से खत्म होगा। आपकी तरफ से एक बार और आप घर पे पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रीडिंग हैबिट, वोकेब, टेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और आपका नरेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और मॉडल्स, ये कितनी चीजें हो गई? 8 चीजें। इन 8 चीजों में से आपका पेपर का 75% भाग आएगा, है ना। ग्रामेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें पेडागोजी अलग है पूरी, क्योंकि आप जब आप पूरा पेपर दोगे ना तो पेपर में लगभग आपको ये सारी चीजें मिलेगी। अच्छा, डायरेक्ट भी मिलेगी, इनडायरेक्ट भी मिलेगी। और वोकेब का बहुत रोल वोकेब कल देखी होगी आपने, पेपर में आती है तो अजीब सी लगती है, इडियम आती है तो, पर धीरे धीरे आपकी अनजान इडियम भी आपके बनने लग जाएगी। सेंटेंस का अर्थ करना शुरू कर दोगे ना, क्योंकि अर्थ करना शुरू कर दोगे तो आपको लग जाएगा ये कहना चाहता है, तो जो कहना चाहता है वो नीचे 4 अर्थ में मिल जाएंगे आपको। पर इसके लिए सर समय चाहिए सर, 2.5 घंटे के समय में आपको हो सकता है जो इडियम आपको बिना पहचानिए, कुछ 1-2 इडियम तो इसमें पहचानी वाली भी आई होगी, है ना। डार्क हाउस आई थी ना, है ना। तो बैठेंगे क्यों? क्योंकि हम पढ़ने लग गए वोकेब। सर वोकेब भी अपने ऐसा तो है नहीं कि अपन 5-10 वोकेब पढ़ रहे हैं, 5-10 इडियम पढ़ रहे हैं, बहुत सारा इडियम का भी पूरा कलेक्शन है। अभी तो पीछे वाला पोर्शन भी अपनों ने पढ़ना शुरू किया, इसलिए वोकेब वाला सेशन शुरू से मैंने शुरू कर दिया है। अब वो धीरे धीरे चलता रहेगा और रिविजन भी होता रहेगा। अच्छा, हर क्लास को मैं 5 क्वेश्चन फिर बनाता हूँ। कल अब मैंने 6 बनाया, एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया है मैं, है ना। कल कितने क्वेश्चन बनाए थे? रोज 5 बनाता हूँ, अब 6 बनाऊंगा। अब वो क्वेश्चन आपको क्या रहेंगे, वही आपके पास जब मैं वोकेब की क्लास शुरू करता हूँ तो उससे पहले आपको 5 या 6 क्वेश्चन, जिससे क्या होता है पिछला रिकॉल करने का आपको मौका मिल जाए, ठीक है। केवल आपकी देखो गाड़ी, हमेशा अगर आप सोचेंगे कि मैं अपनी गाड़ी को ऐसे बढ़ाऊं तो सर जीवन में कभी सफलता नहीं होगी, क्योंकि जैसे आप जड़ते जाएंगे तो रॉकेट की तरह पीछे जो रहता है ना, रॉकेट आगे चलता है ना, पीछे का धुआं गायब हो जाता है, तो ऐसे जीवन हो जाएगा। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए सर, यूं चले गए, फिर पूरा पीछे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर पूरा पीछे आए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर पूरा पीछे आए। यानी जब एक एक चीज इतनी बार रिवाइज होगी तभी काम चलेगा सर। हम क्या करते हैं, केवल आगे बढ़ने का काम करते हैं और रिवीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2। क्या है रूल नंबर 2? सिंपल सा है आपके पास। क्या है रूल नंबर 2 बताइए? आपके पास लिखा हुआ है 1 मतलब एक, एनीबडी, नोबडी, दे, पीपल, पुलिस को बाय का उपयोग नहीं करते। जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए, नोबडी राइट्स ए लेटर। मेरा आपसे एक निवेदन है, अनुरोध है कि जितने भी सेंटेंस आपके पास आते हैं उनका हिंदी अर्थ जरूर करिए। हम हिंदी भाषी हैं सर, जब तक शब्दों का अर्थ नहीं होगा सर, मैं फिर बता रहा हूं सर, या तो इसको रटो। नोबडी राइट्स ए लेटर का मतलब होता है कोई पत्र नहीं लिखता है, कोई पत्र नहीं लिखता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे क्या होगा? ए लेटर। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर। अब ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंडरस्टूड हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है ना? इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब कुछ क्लियर है सर, सब कुछ आपके पास ग्राफ से बना हुआ है। तो ए लेटर के साथ क्या होगा? ए लेटर इज रिटर्न। अब ए लेटर इज रिटर्न। अब एक बात बताओ, नो बडी तो आपको लगाना ही नहीं है, तो नोट कहां जाएगा? तो ए लेटर इज नॉट रिटर्न।
वैसे जनरली होना क्या चाहिए, बाय 1, है ना, या फिर कुछ भी इस प्रकार से। तो ए लेटर इज नॉट रिटन। नोबडी वाले बात क्यों सबने नोट लेना? क्यों नहीं, क्यों? देखो एक बात बताऊं, मैंने क्या कहा सर, एक थोड़ी सी देर के लिए सोचो। नोबडी राइट्स ए लेटर, कोई पत्र नहीं लिखता है, यही है ना इसका मतलब। अब मैं लिख दूं ए लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा गया है। अब ये कोई बात हो क्या? मैं ऊपर तो बोल रहा हूं कोई पत्र नहीं लिखता है, और नीचे लिख दिया एक पत्र लिखा गया, तो अर्थ तो दोनों का मैच होना चाहिए ना। एक्टिव और पैसिव में अर्थ में कोई बदलाव होगा क्या, है ना? अर्थ में बदलाव होगा क्या? नहीं होगा ना। चलिए 1-2 मिनट, है ना। देखो अब ये अंडरस्टूड है। बहुत सारे बोलते सर रटना पड़ेगा। रटना क्यों पड़ेगा? रटना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि अपने को सेंटेंस का अर्थ करना पता है। अगला हम सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस है, जैसे कि द पुलिस काट थीफ, द पुलिस काट थीफ। क्या होता है? पुलिस ने चोर को पकड़ा। देखो अर्थ करना मैं फिर बता रहा हूं, हर सेंटेंस का अर्थ करना सीख जाओ। पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर पकड़ा गया, बस इतना ही होगा ना। तो क्या होगा? थीप, थीप। अब हाँ, थीप या द थीप, है ना, वो चीज है। अब उसके बाद क्या हो गया? वाज आएगा कि वर आएगा? वाज। द थीप वाज। ये वाज क्यों आया? क्योंकि ये ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कहां से आती है? पास्ट से। तो द थीप वाज कॉट। अब ये बाय द पुलिस नहीं लिखा जाता। अच्छा, ये क्यों नहीं लिखा जाता, इसका कारण बताइए। क्योंकि ये लगभग अंडरस्टैंड है कि चोर पकड़ा गया। अब चोर ने, मयूर जी ने तो पकड़ नहीं लिया होगा, मैंने पकड़ नहीं लिया होगा, चोर को लगभग पुलिस ही पकड़ती है, ठीक है ना। इस प्रकार से, है ना। दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड। वे क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेला गया। अब क्रिकेट खेला गया, अब क्रिकेट खेला गया तो इसे गाय भैंसों के द्वारा तो खेला नहीं गया होगा, उन्हीं के द्वारा खेला गया होगा। उन्हें कौन? जो लोग होंगे ना, उन्हीं के द्वारा। तो क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये नहीं लिखते हैं। अच्छा, लिख भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि लिख दिया तो आपको फांसी पे टांग देंगे। इसको ध्यान रखिएगा बस। तो थीप वाज काट, अगर आपके पास ये आ जाए कि ये सेंटेंस किस टेंस का पैसिव वॉइस है, आपके ग्रेड 2 में इस प्रकार के आने की संभावना भी है। और लगभग आज की जो जनरल एग्जाम होती है, बैंक को छोड़ के, उन सारी एग्जामों में इस प्रकार का पूछा भी जाता है। तो बताइए, थीप वाज काट कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है? पास्ट इंडेफिनिट का। बस इतना ध्यान रखना। अब आपको इस बात का पता चल चुका है कि इज एम आर और वाज वर के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, तो वो किस रूप में होता है? पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 के पास चलते हैं। अब रूल नंबर 3 तो हम रूल नंबर के साथ ही बता चुके हैं। जितनी भी मॉडल्स होती है, हाउ मेनी मॉडल्स? 13। याद रखिए। देखो क्या होता है, उससे अच्छा लगता है, नहीं तो क्या होता है, घड़ी में, मतलब क्या होता है मॉडल्स कितनी होती है? तो बहुत सारी होती है। अब बहुत सारी क्या करने की, अरबों खरबों थोड़ी ना होती है, 13 होती है। तो 13 मॉडल वर अपने को याद करना। शूट, कुड, मे, माइट, वुड, फर्स्ट। आपको पता है मॉडल्स, ये मॉडल्स में स्पेलिंग गलत लिखी है, थोड़ी सी नीचे थोड़ा सही कर लीजिएगा, है ना। ये तो फिल्मी मॉडल कर दिया अपना, हमारे मॉडल मॉडल होते हैं ना एक, तो ये नीचे आपके पास है ना, सभी के पास। एक्टिव वॉइस में मॉडल्स क्या होते हैं? MODALS प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? MODALS मॉडल्स प्लस बी लग जाता है इसमें, है ना। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? जस्ट लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिस आप फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है वैसे होता है। जैसे कि वी शुड प्ले क्रिकेट, ये ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा एक मिनट, हाँ शुभम बताओ इसको। हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। अच्छा, इसका क्या भाव आ रहा है? हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? यार कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा क्रिकेट तो खेलना ही चाहिए, हमें घूमने जाना चाहिए। ये क्या भाव है सर? इसमें कहीं ना कहीं, जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो, कल क्या मैंने मॉडल्स का पूरा बनाया है,
तो उसमें आपको पता चलेगा कि इनके अर्थ करने से इनकी पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो संभावना कहना चाहता है, कि आपकी इच्छा कहना चाहता है, कि डिटर्मिनेशन है आपका, कि क्या है, धमकी है, कि क्या है। वी शुड प्ले क्रिकेट। तो देखिए, हमेशा मॉडल के बाद डायरेक्ट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब मॉडल के पास क्रिया का थर्ड फॉर्म अगर आपको लाना है तो बीच में एक भाई साहब आएंगे। कौन आएगा? या तो बी आएगा या फिर उसके बाद हेव आएगा। आता है कि नहीं आता है? इस प्रकार से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रिकेट, क्रिकेट बाय अस, बस। ठीक है। और जब फ्यूचर इंडेफिनेट में भी हम क्या बोलते हैं? यहां पे बी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अपना कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलिए, तो अब बहुत सारे वाक्य करवाने के बजाय एक एक वाक्य काफी है इनके, है ना, क्योंकि हम पूरा एक पेपर देंगे आपको। अगला है रूल नंबर 4, इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, पहली बात तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है ना, आज्ञाकारी। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में क्या होता है? या तो होती है आपके पास ऑर्डर या फिर कमांड, दोनों एक ही बात हो। या क्या होती है? या एडवाइस भी हो सकती है, प्रोहिबिशन भी होती है। ठीक है, उसके हिसाब से अपने को देना है। देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है दरवाजा खोलो, जैसे कि एक सेंटेंस है, ओपन द डोर। ओपन द डोर। मेरा एक निवेदन है कि हमेशा एक एक सेंटेंस याद रखिए सर। आप सोचेंगे सर मैं फार्मूला लिखवा दूं, कोई फार्मूला ना तो आज तक गणित में किसी को याद हुआ है। गणित में भी फार्मूला याद करने में परेशानी आती थी, तो यहां पर भी कौन से फार्मूले याद कर लेंगे आप? ओपन द डोर, तो ओपन द डोर में क्या होगा? दरवाजा खोलो। तो इसका पैसिव वॉइस होगा लेट द डोर। ऑब्जेक्ट है वो। एक सेंटेंस पता है आपको ये क्या होता है? यू ओपन द डोर। हमने अभी इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा, इंपेरेटिव सेंटेंस किसका रूप होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो ओपन द डोर तो क्या होगा? लेट द डोर बी ओपन। लेट द डोर बी ओपन। लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। सिट डाउन, लेट बी सिट डाउन, है ना। क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। गो आउट, लेट बी गोन आउट। लेट बी गोन। बी के बाद क्रिया का कौन सा रूप लगेगा? थर्ड फॉर्म, है ना। प्ले नाउ, खेलो। लेट बी प्लेड नाउ। समझ पा रहे हो ना? ये सब क्या है? कमांडित है, आदेश है। खेलो, जाओ खेलो, है ना। इस प्रकार से दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद करो, ये सारा क्या है? ये। अब इसके बाद क्या होगा? रिक्वेस्ट। जहां पर रिक्वेस्ट का भाव आता है वहां पे क्या होता है? प्लीज। ये जितने भी सेंटेंस हैं इन सब के आगे अगर आप प्लीज लगा दें तो क्या हो जाएगा? जैसे प्लीज ओपन द डोर। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, यानी आपसे प्रार्थना की जाती है। टू, और टू के बाद यहां से जो क्रिया है वो ले लेंगे, टू ओपन द डोर। प्लीज सिट डाउन। सर इसमें ओपन नहीं लगेगा? क्रिया आ गई ना, रिक्वेस्टेड। देखो एक बात बताऊं, पैसिव वॉइस में एक क्रिया
मतलब जो क्रिया रहेगी, कोई ना कोई क्रिया तो उसमें थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो अब यहां पे आ गया रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, दरवाजा खोलिए, प्लीज ओपन द डोर। सिंपल सी बात है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। फिर जोर देके कह रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप दरवाजा खोल दो। मतलब हो क्या रहा है, ये कब बोला जाता है, देखो बताओ, आप यहां पे बैठा हुआ है, अब क्या होता है कि गर्मी लग रही है, अगर दरवाजा खोल दे तो ठीक है, आपने किसी को बोला प्लीज ओपन द डोर, एक बार उसने हानि करी, प्लीज ओपन द डोर, है ना, इग्नोर कर रहा है, ढीठ जैसा, है ना, इस प्रकार से। फिर उसके बाद आप खड़े होके यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, है ना, तो ये क्या होता है, जोर दे रहा है उसको कि आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप दरवाजा खोलो। तो मुझे लगता है फिर खोल देगा वो, ठीक है। अगर यहां पे ऑर्डर या धमकी या कुछ दे दिया तो फिर सारे खोलना हो तो खोल ले, है ना, इस प्रकार से। चलिए ओके, तो ये रिक्वेस्ट वाला हो गया। रिक्वेस्ट में क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। देखो होता कुछ नहीं है सर, एग्जाम में बहुत सुंदर एग्जाम होती है, आपके पास एग्जाम में ऐसा थोड़ी आता है कि वहां पे आ गया प्लीज ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, आपको देखना यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। चलिए अगला है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जहां पर मना की जाती है, ठीक है। जैसे कि डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर मतलब होता है गरीबों की बेइज्जती मत करो, गरीबों का सम्मान असम्मान मत करो, उनका निरादर मत करो, ठीक है। तो देखो कहां पे, अच्छा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर भूल गए हम, अरे भूल गए इसको देख के पूछा नहीं, वो तो गलत है, सॉरी, मैंने देखा नहीं, चलो। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है, टेंशन। अच्छा, टू के बाद जीवन में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। टू के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब के 99% तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं टू प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। और उसके बाद आईएनजी आ सकता है इन रेयर केसेस, बट वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं पधारेगा। ये हो तो एक एरर है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए, तो प्लीज सिट डाउन का क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, है ना, इसको सुधार लीजिएगा, है ना। अगला है प्लीज टेक योर सीट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, ठीक। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, मना। जैसे कि डोंट इंसल्ट द पुअर। अच्छा, द पुअर का मतलब क्या है, अब समझ में आ गया ना, ये गरीब लोगों का समूह, यानी गरीब लोग, यह एक की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे, द पुअर। बात समझ पाए चीजों को लेके। और ये क्या बन गई है, केवल पुअर होता तो एडजेक्टिव है, पर द पुअर क्या बन गया, नाउन बन गया, नाउन बन गया, ग्रुप ऑफ पुअर पीपल। बात समझ पाए, क्योंकि हम आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। बस इसी प्रकार से धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करिए। डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों की बेइज्जती मत करो, उनका निरादर मत करो, उनकी इंसल्ट मत करो। ये क्या कहा आपने, किसको कहा, मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी को बोला ना, कोई लोग गरीबों को, छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार से सता रहे, इस प्रकार से, डोंट इंसल्ट द पुअर, है ना, डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट ओपन द डोर, इस प्रकार से चीजें। तो डोंट से शुरू होता है। तो क्या होगा यहां पे, लेट द पुअर, देखो लेट द पुअर। अब यहां पे नॉट वाला मामला बड़ा खतरनाक होता है। यहां क्या लिखो, नोट बी इंसल्टेड कि बी नॉट इंसल्टेड, नॉट बी, द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है। जैसे कि डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, बोलते हैं अपन थोड़ा सा कड़क आवाज में, क्योंकि ऑर्डर के साथ प्रोहिबिशन भी तो है, तो कड़क आवाज से डोंट प्ले आउटसाइड। अब बच्चा तो रुकेगा, वो आवाज में भी तो, क्योंकि शब्दों में आवाज, बहुत सारी चीजें तो आवाज ही होती है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको प्लीज लगाना ही पड़े, तो आवाज की मधुरता के कारण भी प्लीज हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, और सब कुछ हो जाता है,
ठीक है, तो क्या हो गया, डोंट प्ले आउटसाइड, तो क्या होगा, लेट बताइए, डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलिए, बताइए इसका क्या होगा, ये आउटसाइड वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है सर, है ना, ये पुअर जैसा नहीं है, तो क्या होगा, लेट नोट बी प्लेड आउटसाइड, ये है पूरा। बस परीक्षा में एरर सर ये नोट वाली आती है, क्या आती है, नोट वाली, ये नोट जनरली बी से पहले लगा देता है, ठीक है, तो इस प्रकार से। अगला है डोंट टच द नेक्ड वायर, नेक्ड वायर मतलब होता है खुले तार, नंगे तार होता है ना, जैसे कि इस प्रकार से बहुत सारे, अभी तो ये कवर है सभी इनके तार के ऊपर, तो डोंट टच, तो लेट दिस नेक्ड वायर, है ना, लेट दिस नेक्ड वायर नॉट, तो यहां पर क्या होगा, दिस द नेक्ड ही आएगा, वो दिस की जगह दे कर लीजिए, है ना, लेट द नेक्ड वायर, अब नोट, नोट के बाद बी नहीं लिखा हुआ है, आप वो बी लिख दीजिए, है ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक टाइप है तो चीजें थोड़ा सुधार लीजिएगा, है ना, बी टच्ड हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगला है लेट मी डू दिस टास्क, अब कुछ सेंटेंस लेट से ही शुरू होते हैं, लेट मी डू दिस टास्क का मतलब क्या होता है, हाँ, लेट मी डू दिस टास्क, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो हिंदी लिखा करो इनके साथ, अगर कभी से मिलती है, मतलब एक सेंटेंस अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ में आती है तो किसी से पूछ के लिख लो, पर लिखो जरूर, है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हिंदी, लेट मी डू, लेट मतलब दो, मुझे यह काम करने दो, तो जब पैसिव वॉइस लेट की होती है तो लेट में कुछ नहीं करते, लेट ऐसा कैसे ही लिखते हैं, और दिस टास्क आगे ले आते हैं, ठीक, लेट दिस टास्क, उसके बाद देखो डन आएगा तो बी लेके आएगा, बी बाय मी क्या आई, क्योंकि मी है जो वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, वैसे यहां पे मी लिखा हुआ है यहां पे, क्योंकि एक बात बताऊं, आई तो कभी हो नहीं सकता, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो रहेगा, जब पीछे की तरफ काम करेगा तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, मी, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाय मी रहेगा वो, तो लेट दिस टास्क बी डन बाय मी, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर, आओ इस मामले पर चर्चा करें, लेट अस डिस्कस द मैटर मतलब आओ इस मामले पर चर्चा करें, तो क्या होगा, ये लेट इसके में भी लगाना, हमारे शुभम जी ने ना, शुभम जी ने ये, मैंने क्या है कि एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था एक दिन, तो उसकी ऑफलाइन क्लास में शुभम जी ने नोट्स बनाए, तो शुभम जी के नोट्स से ये नोट्स बने हैं तो क्या होगा, लेट द मैटर क्या होगा, बी डिस्कस्ड बाय अस, ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये सारी चीजें बन, हाँ जी है, हमें इस मैटर पर डिस्कस करने दो, आओ इस डिस्कस पे मैटर करें, मतलब है ना, करें, लेटस मतलब होता है, लेट का मतलब यहां पे लेटस, लेटस वाला हो रहा है ना, लेट दिस टास्क भी, सॉरी यहां पे सेंटेंस क्या है, लेटस डिस्कस द मैटर, है ना, लेटस मतलब, लेटस मतलब होता आओ हम इस मैटर पर डिस्कस करें, अब हमेशा दो, लेट को मतलब दो मत बना देना, लेटस आ गया ना पूरी तरह से, तो इस प्रकार से द मैटर बी डिस्कस बाय अस, लेट द मैटर बी डिस्कस बाय अस मतलब हमें इस मैटर पर डिस्कस करने दो, इस प्रकार से। चलिए इंपेरेटिव हो गया है, इंपेरेटिव में कितनी कितनी चीजें होती है, तीन, एक और चीज होती है एडवाइस,
जो अपने ने यहां पे लिखी थी क्या होती है? एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होती है? अब कुछ सेंटेंस सलाह वाले भी होते हैं, अब आपको दिखते नहीं है सर, अब आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि एक बात बताऊं, देखो ये सेंटेंस, दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस यहां पे। अब आपको कैसे पता चलेगा सलाह? अर्थ से सर, बिना अर्थ से आपके सलाह नहीं चल सकते। हेल्प द हेल्पलेस, असहाय की मदद करो। अब एक बात बताऊं, ये कोई ऑर्डर तो हो नहीं सकता सर। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब आके ना कोई एक आदमी कहता है हे हेल्प द हेल्पलेस, नॉट पॉसिबल सर। कोई आदमी यही बोलेगा सर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप असहाय की मदद करिए, है ना। आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना, लव योर कंट्री। अब यहां पे कोई ऑर्डर तो दे नहीं सकता लव योर कंट्री, तो ये चीजें क्या होती है? शब्दों से होते। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में आएगा तो जब ये हेल्प द हेल्पलेस लाएगा तो हमको ये लगेगा कि क्रिया से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव में कमांड जैसा दिख रहा है, क्योंकि एडवाइस वाले सेंटेंस और कमांड वाले सेंटेंस में कोई अंतर नहीं होता है। बस आप जब अर्थ करेंगे तब आपको लगेगा ये तो कोई सुझाव ही देगा। भाई आपसे कोई बोलेगा कि पहले देखिए वॉक ये लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो यूं थोड़ी बोलेगा हे चलो, सब सुझाव ही देंगे ना। तो सारी चीजें नैतिक मूल्य वाली बातें हैं। नैतिक मूल्य तो है सब, गरीबों की मदद करो, ठीक है, अपने देश से प्रेम करो, रोड के बाएं साइड में चलो, झूठ मत बोलो, ये सब चीजें क्या होती है? मोरल वैल्यूज होती है। और मोरल वैल्यूज में जनरली क्या दिया जाता है? सजेशन, एडवाइस, सुझाव ही दिया जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपको पता लग जाए। पर हाँ ध्यान रखिएगा, कभी भी इसका पैसिवाइज लेट द हेल्पलेस बी हेल्प्ड ऐसा लिखा हुआ आपके ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बच्चा फिर कंफ्यूज नहीं होगा। इसलिए फिर वहां पे क्या लिखा होगा? बताइए क्या लिखा होगा, है ना, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। मॉडल्स है, हाँ, गरीबों की मदद की जाना चाहिए, है ना, मॉडल्स आ जाता है। तो क्या होगा? द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। देखिए, गरीबों की मदद करो या असहायों की मदद करो, और क्या होना चाहिए? असहायों की मदद की जाना चाहिए। लव योर कंट्री, तो क्या होगा? योर कंट्री शुड बी लव, शुड बी लव्ड, यानी अपने देश से प्रेम किया जाना चाहिए। यह भी चाहिए, अपन जब बात बोलते हैं कि अपने देश से प्रेम किया जाना चाहिए, तो पैसिव वॉइस है सर। ठीक है, समझ में आए? तो ये अपने पास कौन सा रूल नंबर खत्म हुआ? फोर्थ में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? ऑर्डर या कमांड। एक एक सेंटेंस चारों याद रखो। देखो मैं बताऊं, मैंने बोला ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, प्लीज ओपन द डोर, you are requested to open the door, don't open the door, let the door not be opened. ठीक है, प्लीज हेल्प द हेल्पलेस, हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। बस खत्म। ये चारों वाक्य अगर आपको एक याद है, एक का चारों याद है, तो इसका मतलब होता है अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके सेंटेंस जनरली आते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जनरली और दूसरे तो सब बना ही लेते हैं, जनरली इनके आते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 तो लगभग मैं शुरुआत में ही सारे सेंटेंस दे चुका हूं आपके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? है ना, इंट्रोगेटिव में क्या होते हैं? यस नो, और एक और क्या होता है? WH। अब यस नो में कहां से स्टार्ट होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब से। और ये किससे स्टार्ट होते हैं? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये तो इनकी पैसिव वाइज भी वैसी बनाना है बस। जैसे कि ये है डू यू प्ले क्रिकेट, पहला ही सेंटेंस है आपके पास।
डू यू प्ले क्रिकेट। तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी उसका उसी में बनेगा। तो पैसिव वॉइस क्या है, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। तो कौन आगे आएगा, क्रिकेट। और क्रिकेट के कारण इज एम आर लगेगा। तो क्रिकेट क्या होती है, एक तो इज है ना, क्रिकेट, उसके बाद प्लेड बाय यू, है ना, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। आप उसको सही कर लीजिए, आपकी हार्ड कॉपी में इज क्रिकेट प्ले लिख रखा है। अच्छा, ये ऐसा अगर लिखा आ गया परीक्षा में तो क्या होगा, सही है गलत है, गलत है। क्या आना चाहिए, एरर है। आर यू राइटिंग ए लेटर, तो क्या होगा, इज ए लेटर बीइंग, क्योंकि बीइंग क्यों आया, राइटिंग के कारण। तो इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय यू। डिड यू डू दिस वर्क, तो क्या होगा, वॉज दिस वर्क डन बाय यू, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। हैव यू, टन नहीं वो डन, हैव यू डन, बहुत सारी गलतियां। हैव यू डन दिस टास्क, तो हैज द टास्क बीज डन बाय यू। अच्छा, बीन क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। ठीक है, ओके। अब डब्ल्यू एच, वाई डज द शी टीच चिल्ड्रन, वाई डज शी टीच चिल्ड्रन, वह बच्चों को क्यों पढ़ाती है, इसका मतलब तो यही है। वाई डज शी टीच चिल्ड्रन, वह बच्चों को क्यों पढ़ाती है। अब इसमें क्या होगा, ये वाई तो रहेगा ही रहेगा, चिल्ड्रन आगे आ रहे हैं, तो चिल्ड्रन अगर आगे आ रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, इज एम आर, तो इज एम आर आगे आएगा, आर। तो वाई आर चिल्ड्रन, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म टोट बाय शी का हर। खुद बनाने का प्रयास करिए, जितना बनाएंगे उतना फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है हाउ डिड ही सोल्व द सम। तो हाउ डिड ये पास्ट इंडेफिनेट का है, तो पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर आएगा। तो हाउ वाज द सम सोल्व्ड, ये सोल्व्ड की स्पेलिंग से गलत लिखी हुई है, सही कर लेना सारी चीजें, है ना, SOLVED, है ना। कोई दूसरा आपका नोट्स देखेगा तो उसको बुरा लगेगा फिर कि यार क्या लिखा हुआ है, सोल्व्ड बाय हिम। अगला है वेयर डू दे बॉय बुक्स, तो क्या होगा, वेयर आर बुक्स बोट बाय देम। अब बाय देम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला है वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब वेन के बाद वाज क्यों हो गया, क्योंकि फुटबॉल आगे आ रहा है तो फुटबॉल में क्या आएगा, वाज ही आएगा। तो वेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। व्हाट डज शी ईट, वह क्या खाती है, व्हाट इज ईटन बाय हर, उसके द्वारा क्या खाया गया है। बस अपने लिए इंपॉर्टेंट है WH वाले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। क्योंकि WH में हूं वाले सेंटेंस, जैसे हूं क्या है, हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, यानी यह पुस्तक किसने लिखी। चलिए बताइए, हाँ ये कौन से टेंस का वाक्य है, सिंपल पास्ट। जनरली हूं के बाद डायरेक्ट क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाने से सिंपल बन जाता है वो। ठीक है, डू डीड का प्रयोग नहीं कर रहा है यहां पे, नहीं करता है तो आप बोलना मत कि सर किया ही नहीं ना, आपने क्यों बोल दिया पास्ट इंडेफिनिट। तो हूं के साथ जनरली स्पीकिंग में नहीं बोला जाता है। हु प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है। अब मैं बोलूंगा हु डज प्ले क्रिकेट, इसके बजाय
हु प्लेस क्रिकेट, है ना, इस प्रकार से। तो क्या होगा यहाँ पे, आप क्या करेंगे, इसको हु की जगह लिख देंगे बाय हुम। क्या लिख देंगे, बाय हुम। उसके बाद उधर से क्या निकाल के लाएंगे, ऑब्जेक्ट है, दिस बुक्स होगा तो फिर ये आएगा वॉज, क्योंकि दिस बुक उठा के लाएंगे तो दिस बुक यहां से उठा के लाएंगे, और दिस बुक उठा के लाएंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा, वाज। बाय हुम वाज दिस बुक, उसके बाद रिटर्न, खत्म। ये थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ दिया आपने। अगला सेंटेंस है, हु हैज स्टोलन द पेन, हैज स्टोलन द पेन। ये अब स्टोलन किसका है, स्टील। स्टील मतलब चुराना, इसका सेकंड फॉर्म होता है स्टोल और स्टोलन, ये सारी चीजें। हु हैज स्टोलन द पेन, किसने पेन चुराया है, तो क्या होगा, हु का क्या हो जाएगा, बाय हु। अब यहां पे आगे कौन आएगा, द पेन, पर द पेन के बाद हैज या हैव आएगा, हैज। तो बाय हुम हैज द पेन। अब आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो बीन आता है, तो बाय हुम हैज द पेन बीन स्टोलन। अंडरस्टूड। हु हैज प्लेड क्रिकेट, तो बाय हुम हैज क्रिकेट बीन प्लेड। अच्छी सी प्रैक्टिस करिए इनकी, सारी चीजें हो जाएंगी। अब आता है रूल नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक सेंटेंस पूछने की पूरी प्रबल संभावना है इस एग्जाम में, और वो भी मुझे लगता है नो वाला सेंटेंस होगा। क्या होगा, नो वाला। जनरली अभी तक हम ऑब्जेक्ट को रखने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे थे, बाय का, बाय का। अब क्या करेंगे अपन, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो उसके साथ, जैसे कि पैसिव वॉइस में बाय के अलावा अन्य प्रीपोजिशन है, जैसे कि कुछ है नो, तो नो में अगर वर्ब आपकी नो है तो वहां पे बाय के स्थान पे क्या लगेगा, टू लगेगा। जैसे कि सेंटेंस है, आई नो यू, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। तो ये यू आगे आएगा, और उसके बाद आर नोन टू मी। वैसे यहां आना चाहिए था क्या, बाय, पर बाय नहीं आएगा, टू आएगा। और परीक्षा में इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और यू हैव टू फिल, और आपको भरना है। बात समझ पाए। तो ये नो शब्द के साथ, नो मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है। तो कुछ चीजें याद रखिएगा, नो का मतलब जानना, इसके साथ आता है। एक और प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब क्या होता है, खुश होना, उसके साथ क्या होता है, विथ आता है। और एक और विथ किसके साथ आता है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, ठीक है। मतलब ये भी नो की जगह नो नहीं लिख दो आप तो ठीक रहेगा, पर वो नॉन में लिख देता हूं, क्योंकि पैसिव वाइज में जो भी आएगा वो थर्ड फॉर्म ही तो आएगा, तो थर्ड फॉर्म के साथ वही रहेगा, है ना। लिसन, सुनना, इसको भी लिसन, लिसन के साथ क्या आएगा, टू। और ये सर फिक्स प्रीपोजिशन में भी आता है, तो याद भी रखना है इनको चीजों को। इसलिए सर धीरे धीरे जितनी जितनी आप बोलने की हैबिट करोगे, जितना पढ़ोगे तो याद रहेगा। लिसन। प्रीफर्ड, ये याद रखना, प्रीफर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, प्रीफर्ड, है ना। आप क्या प्रीफर करते हो चाय कॉफी में से, तो उसमें प्रीफर वाला है ना। एनोएड, एनोएड के साथ क्या आता है, एनोएड क्या मतलब क्या होता है, चिढ़ना, क्रोधित होना, है ना। एनोएड के साथ क्या आता है, एट। इंटरेस्टेड के साथ एट। क्वारल्ड के साथ क्वारल्ड के साथ
विथ। और इंटरेस्टेड प्रिपेयर्ड के साथ, प्रिपेयर्ड के साथ विथ, है ना। कंपेयर्ड के साथ कंपेयर्ड टू, और शेक्ड के साथ एट, और सरप्राइज के साथ जैसे कि यू कंपेयर्ड मी। ठीक है, ये एक सा सेंटेंस आया, यू कंपेयर्ड मी। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मी की जगह क्या हो जाएगा? आई वाज कंपेयर्ड टू यू। यस, बात समझ पाए? ये इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में इतनी सारी वर्ब होती है, उन वर्ब के साथ बाय को छोड़ के आपको ये सारी वर्ब प्रीपोजिशन आपको लगाना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं देखूं तो नो वाला, प्लीज वाला, और एक और कंपेयर वाला, एनोइड वाला भी हो सकता है, बस, है ना। ये ज्यादातर पूछी जाती है और ये इस प्रकार से, और आपके तो मुझे लगता है नो वाली आ जाएगी। ठीक है, ठीक। देखो पहला लिखा ही है, शुभम सेटिस्फाइड मी, तो आई वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ क्या होता है? विथ शुभम। मिस्टर वर्मा नोज यू, तो क्या होगा? यू आर नोन टू मिस्टर वर्मा, क्योंकि नो के साथ क्या लगता है? टू लगता है। हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, तो सरप्राइज के साथ क्या लगता है? एट, तो द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, एट हर रिजल्ट। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो क्या होता है? देखो अभी तक तो एक एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा था आपके पास, ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, जैसे कि द टीचर टॉट हर मैथ्स, है ना। टीचर ने उसको गणित पढ़ाई। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया? ये क्या हो गया? वर्ब। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टीचर ने गणित पढ़ाई, इसका मतलब होता है जितनी भी सारी चीजें होती है, ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जितनी भी आती है आपके प्रोनाउन वाली चीजें, ध्यान रखिएगा, उसमें शी का हर मिलेगा आपको, यू का यू मिलेगा, आई का मी मिलेगा, वी का अस मिलेगा, है ना, दे का देम मिलेगा। ये जितनी भी सारी चीजें आती है वो सारी क्या कहलाती है? आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस भी इसके दो बन सकते हैं, क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लो तो पैसिव वॉइस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लो तो पैसिव वॉइस। तो इसके पैसिव वॉइस कितने बन सकते हैं? दो। चलिए क्या क्या हो सकता है इसका? जैसे कि पहला क्या होगा? इस हर से आगे लें, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लें। किसको आगे लें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो जाएगा? शी, ये हर है ना, इसका इस आगे लो। ये किसका टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? वाज वर आएगा, बात ही खत्म। तो क्या हो जाएगा? हर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शी। तो शी वाज टॉट, अब टॉट के बाद क्या होगा? मैथ्स। बाय द टीचर, ये ध्यान रखना। परंतु जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ले लेते हैं, जैसे कि मैथ्स, वाज, टॉट,
बस यहां से थोड़ा सा लफड़ा पड़ता है। मैथ्स वाज टॉट, गणित पढ़ाई गई। किसको पढ़ाई गई? उसको। तो उसको क्या होगा? टू हर बाय द टीचर। बस ये ध्यान रखना। और परीक्षा में कभी ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये सारे सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं। मैथ्स वाज टॉट बाय द टीचर, तो क्या होगा? टू हर, क्योंकि ये दो। तो इसका मतलब होता है कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लोगे तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टू के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? वो टू के साथ जुड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। किसके साथ जुड़ेगा? वो टू के साथ। चलिए जैसे एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं आपको। जैसे कि सेंटेंस क्या है? चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ। अब यहां पे दो है। बच्चों ने मुझे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द ट्रूथ ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे हम तो क्या होगा? द ट्रूथ। अब टोल्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या आएगा? वाज वर। द ट्रूथ वाज। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ला लेते तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू के साथ जोड़ेंगे। टू मी बाय द। और उसी प्रकार से जब यहां पर आप चिल्ड्रन को आगे, इसमें मी को आगे लेंगे तो मी का क्या हो जाएगा? आई वाज द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन। क्या ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला आपको समझ में आया है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसका पैसिव वॉइस तो एक ही, इसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आगे लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू के साथ जुड़ेगा, टू के साथ। और एक बात बताऊं, परीक्षा में जब इस प्रकार से आता है तो एक सेंटेंस में टू होगा, एक में नहीं होगा, और इस प्रकार की चीजें। तो आपको ध्यान रखना, विच इज इंपॉर्टेंट? टू इज इंपॉर्टेंट, है ना? नहीं तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। द ट्रूथ वॉज टोल्ड मी बाय द चिल्ड्रन। हाँ, अपना तो हो लगी रहो वैसे, पर हो कहीं तो लगेगा वो ज्यादातर टू के साथ होगा। तो बस ठीक है। अब रूल नंबर क्या होगा? 8। रूल नंबर 8। और ये 8 किससे स्टार्ट हो रहे हैं? देयर से। देखिए, देयर एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट नहीं दिखता है। इस रूम में 10 छात्र हैं। देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, ठीक है। मेरे स्कूल में 150 बच्चे हैं, तो देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। देयर इज नो मनी टू स्पेंड। ठीक है, इस प्रकार से। तो पहला सेंटेंस क्या है? जैसे कि देयर इज नो मनी टू बाय। अब क्या कर रहे हैं? यार ये खरीद लो। देयर इज नो मनी टू बाय, यानी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। दूसरा सेंटेंस क्या? देयर इज नो टाइम टू स्पेंड। खर्च करने के लिए समय नहीं है। देयर इज टाइम टू स्टडी। यह पढ़ाई करने का समय है। नो वाले भी आते हैं। देयर इज नथिंग टू से। देयर इज नथिंग टू से मतलब कुछ भी कहने के लिए नहीं है। तो आप देखो, तो इसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है। देयर इज नो मनी, तो देयर इज नो मनी तो वैसे लिखेंगे टू बी बॉट। जैसे कि देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू यानी खरीदे। तो क्या होगा? देयर इज नो मनी टू बी बॉट। देखो, टू के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकता, तो उसके लिए फिर बॉडीगार्ड लाना पड़ेगा। बी आएगा तभी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, टू बी बॉट। देयर इज नो टाइम टू स्पेंड, तो देयर इज नो टाइम टू बी स्पेंट। देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू स्टडी, यानी अभी पढ़ने का समय है।
देयर इज टाइम टू स्टडी मतलब अभी पढ़ने का समय है। अभी बोलेंगे अरे पापा पापा मुझे आप तो क्रिकेट खेलने चले, तो अपन क्या बोलेंगे? देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू प्ले, है ना। तो देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, है ना। आगे देयर इज नथिंग टू से, तो देयर इज नथिंग टू बी सेड। चलिए लगभग लगभग अपन अंतिम कगार पे आ चुके हैं, है ना। इसमें धमाका तो टेस्ट के साथ होगा। ईट वाले सेंटेंस, ये ईट वाला सेंटेंस ग्रेड 1 में भी आया था पिछली बार, ईट के साथ सेंटेंस। रूल नंबर कौन सा है? नो। इट इज टाइम, इसके साथ क्या होता है? इट इज टाइम, इट इज टाइम लर्न कंप्यूटर, यानी यह कंप्यूटर सीखने का समय है। इट इज टाइम मतलब यह कंप्यूटर सीखने का समय है। तो क्या होगा इसमें ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम फॉर, ये टू का क्या बदल जाएगा? फॉर। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न्ड। याद रखना जब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया तो उसके ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक में फोर दे रखा है, एक में नहीं दे रखा है, बस वही गलती हो जाती है। ठीक है, तो अपने पास फोर आएगा इसमें। इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, यह कंप्यूटर सीखने का लिए समय है। ठीक है, के लिए है। इट इज टाइम टू प्रिपेयर एमएसटी एग्जाम्स, एमएसटी एग्जाम तो आप तैयारी कर ही रहे हो, यह एमएसटी एग्जाम की तैयारी करने का समय। तो इट इज टाइम फॉर एमएसटी एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज नाउ टाइम टू क्लीन द हाउस, अभी ये घर साफ करने का समय, तो इट इज नाउ टाइम फॉर द हाउस टू बी क्लीन्ड। ठीक है, लास्ट रूल है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, यहां पे डबल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए। मतलब यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं कि दो सेंटेंस हैं जिसमें एक्टिव पैसिव है, तो लेट से शुरू हो रहे हैं। लेट मी डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा? लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो क्या होगा? लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर। या ऑलरेडी मैं लेट में पढ़ा चुका हूं, उधर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में बता चुका हूं मैं, है ना। लेट अस डिस्कस द मैटर, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवीजन। रिवीजन, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वाइज बनाने के लिए सिंपल सी बात है, सारे टेंस का आपको लगभग लगभग चार्ट पूरा पता होना चाहिए। तो पहला रूल बनता है आपके पास कॉमन रूल। एक एक बार आप अपनी कॉपी में रिवाइज करते। कॉमन रूल का मतलब होता है ये सबसे रिलेटेड किससे है? टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन रूल। कॉमन रूल में कुछ नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट आगे लाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब इस डब्बे के हिसाब से लगाना है। सबसे पहले तो वाक्य की पहचान करिए सर आप, इसका 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 और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसकी पैसिव यहां हेल्पिंग वर्ब यहां चली जाती है, और इनमें क्या आ जाता है? बी, इसमें क्या आ जाता है? बीइंग, और इसमें क्या आ जाता है? बीन। बस ये टेंस वाले में मामला है। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा नोबडी, एनीबडी, समबडी, देम, दे, पुलिस, अगर इस प्रकार से हो तो बाय करके इनको नहीं लिखा जाता है, तो नोबडी वाला सेंटेंस आता है। तीसरा क्या है? मॉडल्स। तो मॉडल्स तो जनरली क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट के जैसा ही बनता है। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है? विल के साथ, विल शेल के साथ बी करके वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, इसमें भी वही बनेगा। चौथा रूल क्या होता है? देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में तो 4 सेंटेंस याद रखिए। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, प्लीज ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, लेट
द डोर नॉट बी ओपन। और हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। बस खत्म, ये चारों हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कितने प्रकार के होते हैं? यस नो और WH। तो यस नो और WH में तो कोई दिक्कत नहीं, हु वाले सेंटेंस में ऐसा होता है। तो हु वाले में क्या होता है? हु रोट दिस लेटर, तो बाय हुम दिस लेटर, बाय हुम, उसके बाद हु रोट, तो बाय हुम वाज, क्योंकि वाज कहां जाएगा वो, तो बाय हुम वॉज दिस लेटर बी रिटर्न। ठीक है, हो गया। और उसके बाद क्या होता है? छठा नंबर का प्रीपोजिशन। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है जहां पर, अच्छा एक चीज है, जो प्रीपोजिशन, कुछ यहां पे सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ आती है तो उसको छेड़छाड़ मत करना। जैसे कि आई हैव गिवन अप होप, यानी मैं आशा छोड़ चुका हूं। ठीक है, तो ये गिवन अप क्या है? गिव अप का मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब छोड़ना। तो यहां पर क्या होगा? होप है ना, हैव, हैज, बीन, क्या होगा? गिवन अप बाय मी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस अप को यहां से छुटकारा पड़ा दो। यानी जो प्रीपोजिशन, देखो एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन न हो तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ आपको टू, बाय की जगह लगाना पड़ता है दूसरा। जैसे नो के साथ टू लगाना पड़ता है, सरप्राइज के साथ एट के विथ, सरप्राइज किसके साथ? एट, सेटिस्फाइज के साथ विथ। तो इस प्रकार से लगाना, तो वो ठीक लगेगा। पर जिसके साथ ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में अगर प्रीपोजिशन आ जाती है वर्ब के साथ तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब है सर, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे आप। ठीक है, और आप दो प्रीपोजिशन आ रही है तो आएगी, है ना। ठीक है, चलिए छठे नंबर का रूल क्या है? नो वाला, आई नो यू, तो यू आर नोन टू मी, यहां पर नो के साथ क्या आ रहा है? टू, तो छठी हो गई। सातवें नंबर की क्या है? दो ऑब्जेक्ट होता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके साथ जुड़ता है? टू के साथ जुड़ता है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, और तो सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं। और बताइए आगे। देर वाले सेंटेंस से स्टार्ट होता है। देखो, देर इज नो मनी टू बाय। मैं तो कह रहा हूं सेंटेंस याद रखिएगा, खरीदने के लिए पैसा नहीं है। देर इज नो मनी टू बी बॉट। ठीक, उसके बाद 9वें नंबर पे इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। तो क्या होगा? इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न। ओके, और 10वां नंबर तो वाला लेट वाला है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है, देखो शुरू बार में थोड़ा पहाड़ लग रहा था, दूसरी बार रिवाइज किया थोड़ा पहाड़, और तीसरी बार में, और मैं कह रहा हूं अब की बार तो 3 मिनट में आप पूरा 10 रिवाइज कर सकते हो। और करना कुछ नहीं सर, एक एक सेंटेंस याद रखना है सर। सेंटेंस ही याद रखो, सब ज्यादा बेटर है। देखो अभी इतने समय हो गया, अब अगली बार लिखेंगे तो अतराक में सभी 10 ही भी जाएगा, क्योंकि हमको जो मेन चीजें चाहिए थी वो मेन चीज पता चल गई ना। इट इज टाइम में 4 आता है, इसमें अगर आपको देर में क्या होता है? टू के बाद टू बी बॉट हो गया, इसमें नो के साथ टू आता है। एक और जो स्थिति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आता है तो टू हर, टू हिम, इस प्रकार से आ जाता है। लगभग पैसिव वॉइस का मामला खत्म हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये पैसिव वॉइस वाला मामला अच्छा लगा होगा। और
इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके सामने एक अच्छा सा बड़ा सा मोटा सा पेपर आपके पास आएगा जिसमें 45 क्वेश्चंस जो रहेंगे तो आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है। 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें एरर ढूंढना है और 56 से लगाकर 70 तक 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें एक सेंटेंस है और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो लगभग 70 क्वेश्चन है। तो लिखने वाला थोड़ा सा मैटर है। लिखना भी इसलिए मैंने बताया कि क्योंकि आप खुद समझ तो पाओ उस चीज को, है ना। ऐसा कोई परीक्षा में आने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।